हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। आज हम लोग फार्माकोथेरेप्यूटिक का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। लास्ट में मैं आपको पेपर भी बताऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा और दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही पूछा गया है, इसी साल पूछा गया। तो अगर आपको वीडियो समझना है, पूरा अच्छे से समझना है, तो आपको लास्ट तक का देख करके ही जाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक के दिया हुआ है, क्या दिया है टॉपिक, उसके बारे में समझते हैं। क्या? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, इसके बारे में पूछा गया है। देखो यहाँ पे एक वर्ड जैसा आ रहा है स्टैंडर्ड, दूसरा क्या है ट्रीटमेंट, तीसरा क्या है गाइडलाइन। गाइडलाइन मीन्स होता है किसी को समझाना, कोशिश बताना, दिशा देना, किसी को डायरेक्शन देना। कैसा डायरेक्शन देना है? ट्रीटमेंट से रिलेटेड देना है। कैसा होना चाहिए? ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब जैसे एक लाइफ होती है, किसी की ज़िंदगी होती है, बोलते हैं बहुत स्टैंडर्ड ज़िंदगी है उसकी, 5 अच्छे से रहता है ना। तो ऐसे ट्रीटमेंट जब देने की बारी आती है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देने की बारी आती है, तो वो भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसको हर कोई फॉलो करे। हर कोई डॉक्टर और नर्सेज जो भी रहते हैं, फार्मासिस्ट, उसको फॉलो करना चाहिए। ये इसलिए कहा जाता है, ये टॉपिक इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है क्योंकि मान लो कि किसी को कोई बीमारी हुई और डॉक्टर के पास में वो गया। मान लो कोई पेशेंट है और इसको कोई बीमारी हो गई है, ये डॉक्टर के पास गया है। अब आप खुद सोचो, इसको बुखार आया है और ये डॉक्टर के पास में गया है। अब डॉक्टर ने इसको कोई दवा लिख के दे दी है, वो उससे उसको आराम नहीं हो रहा है। वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर ने दूसरी दवा लिख दी, फिर भी आराम नहीं हुआ। और तीसरे डॉक्टर के पास गया, तीसरे डॉक्टर ने दवा लिखी, फिर भी आराम नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे, तो उसको आराम होने के चांसेस लेस है। ठीक है ना? तो इसलिए अब ये सारे डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं, इन सब को एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है कि हाँ भाई, आपको पेशेंट आता है तो इस तरीके से ये मेडिसिन देना है, इतने टाइम के लिए देना है। पेशेंट को अगर आराम नहीं हुआ तो दोबारा बुलाओ और उससे अपडेट लो क्या उसको इशू आ रही है। ठीक है ना? तो ये एक स्टैंडर्ड के तहत हो रहा है, एक रूल के तहत हो रहा है, तब जाकर के मतलब सबको इसको क्या करना है, इसलिए इसको सबको फॉलो करना है। अब दूसरा एग्जांपल मान लो कि मलेरिया हो गया है, किसी पेशेंट को मलेरिया। अब मलेरिया हो गया है, अब मलेरिया के लिए अब वो गया है डॉक्टर से मिलने, तो डॉक्टर उसको क्या करेगा भाई, देखेगा कौन सी दवा देनी है, मेडिसिन कौन सी देनी है। ठीक है ना? कितनी डोज में देनी है, मतलब कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी में देनी है, उसका कितना डोज होना चाहिए। ठीक है ना? इसके अलावा कितने दिन तक का देना है, तब जाकर के उसको आराम हुआ। क्या क्या प्रिकॉशन रखना, क्या क्या सावधानी उसको रखना है मलेरिया के पेशेंट को। तो ये सारे, अब सारे डॉक्टर्स को इसके बारे में पता रहना चाहिए और सारे सब के सब एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करके चलेंगे, तब जाकर के पेशेंट को आराम होगा। ठीक है? तो ये उसी के बारे में बता रहा। अब चलिए रीड करते हैं और क्या इसके अंदर आ रहा है वो भी समझते हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, देखो इसमें वर्ड आ रहा है, गाइडलाइन है। सिस्टमेटिकली मतलब एक सिस्टम के तहत काम करना है, सिस्टम अनुसार। ठीक है ना? डेवलप किया गया एक स्टेटमेंट है, मतलब एक समझ लो कि एक नोट है, एक डायरी है, एक रूल है। ठीक है ना? उसको आप समझ सकते हो, जिसको डिजाइन किया गया है असिस्ट करने के लिए। असिस्ट मीन्स हेल्प करने के लिए। किसको हेल्प करेगा? प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर को। और एंड पेशेंट इन मेकिंग डिसीजन। अब देखो, डॉक्टर की हेल्प के लिए है तो इस तरीके से वो क्या होगा, थोड़ा डिसीजन ले पाएगा कि पेशेंट को कैसे और कितनी मात्रा में कौन सी मेडिसिन देनी है। ठीक है? अब यहाँ पे दीज आर ऑल्सो नोन एज, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन को और क्या बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट शेड्यूल के नाम से जानते हैं, थेराप्यूटिक गाइडलाइन के नाम से जानते हैं और प्रिस्क्राइबिंग पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन और दिया हुआ, ये क्या कहा गया भाई, दीज गाइडलाइन आर बेनिफिशियल। अब देखो ये सबके लिए अच्छा होगा क्योंकि रूल के तहत जाओगे, नियमानुसार जाओगे तो बहुत अच्छा रहता है, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो बेनिफिशियल रहेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड सप्लाई मैनेजर एंड हेल्थ पॉलिसी मेकर, जो भी हेल्थ को पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए भी आराम, और जो मैनेजर सप्लाई करते हैं मेडिसिन ये सब का, उसके लिए आराम, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स, उन सबको आराम हो जाएगा। ठीक है ना? भाई देखो,
आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले पूछता है आपने कहीं और चेकअप करवाया है क्या? तो बोलते हो हाँ, तो बोलता है कि लेकर के आओ कौन-सी दवाई दिया है, वो सारी दवाइयाँ देखता है क्योंकि सब वो देखता है कि क्रॉस चेक करता है, क्या-क्या स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो किया गया है, कौन-सी मेडिसिन दी गई है, क्या देना है अब आगे, ठीक है ना? इस तरीके से। तो अब यहाँ पे बेनिफिट या एडवांटेजेस क्वेश्चन पूछा गया है, अभी स्टार मार्क कर लो, ये पूछा गया। लास्ट में आपको मैं पेपर सॉल्व करवा दूँगा तो दिखाता हूँ कि ये पूछा गया है। क्या बेनिफिट है देखो, तो प्रोवाइड करना भाई ये रूल लाने का, ये स्टैंडर्ड लाने का क्या हमारा मकसद था, गवर्नमेंट का क्या मकसद है, इन सब के बारे में। तो एडवांटेजेस क्या फ़ायदा हुआ इसको लेकर के आए तो प्रोवाइड किया स्टैंडर्ड गाइडलाइन टू प्रैक्टिशनर, सभी डॉक्टर को एक स्टैंडर्ड मिल गया, ठीक है ना? स्टैंडर्ड गाइडलाइन मिल गया और स्टैंडर्ड मिल गया तो अब क्या है, हर जगह पे जाओगे तो आपको वही दवाइयाँ देखने को मिलेंगी, उसी तरीके से ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। सही और एक जैसे इलाज पॉसिबल हो सका है ऐसा करने से, ठीक है ना? सब डॉक्टर को एक तरीके से इलाज तो सेम सभी डॉक्टर को क्या हो गया, सेम ट्रीटमेंट देने का यहाँ से उनको आइडिया मिलता है। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी इन टर्म ऑफ क्वालिटी। देखो बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा इलाज होना पॉसिबल हो पाया, ठीक है ना? क्योंकि हर एक चीज़ एक आप रूल को फॉलो करते जा रहे हो तो अच्छे से अच्छा वो चीज़ होते जाएगा, ठीक है? और तीसरी बात ये करा है इनकरेज प्रैक्टिशनर फॉर हाई क्वालिटी। अब क्या होगा, मान लो कोई फ्रेशर है, कोई फ्रेशर उसको उतना आइडिया नहीं है, तो वो भी क्या करेगा, ये रूल पढ़ करके और समझ करके और किसी से थोड़ा सीख करके वो भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी में क्या करेगा, मेडिसिन देगा और उस तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट देगा, ट्रीट करेगा, उनका केयर वो देखभाल करेगा, ठीक है? इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे कहा गया है द हेल्थ केयर सिस्टम नीड टू प्रोवाइड ओनली द मेडिसिन एज पर फॉर्मुलरी या लिस्ट ऑफ एसेंशियल। अब देखो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ज़्यादा ज़रूरी दवाएँ हैं, ठीक है ना? एसेंशियल मेडिसिन है उनको पहले देना है। ऐसा नहीं कि आपने अननेसेसरी के या एक्स्ट्रा मेडिसिन पहले लिख दिए, पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आप दो, ठीक है? ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोवाइड वैल्यूएबल असिस्टेंस टू ऑल प्रैक्टिशनर स्पेशली टू दोज विद लोअर लेवल स्किल। यहाँ पे नया या काम जो भी मतलब यहाँ पे फ्रेशर की बात कर रहा है कि नया काम करने वाले डॉक्टर को क्या होती है, उनको भी मदद मिल जाती है, प्रोवाइड वैल्यूएबल असिस्टेंस, ठीक है ना? अच्छे से अच्छा उनको मदद मिलता है टू ऑल प्रैक्टिशनर मतलब सभी डॉक्टर्स को, स्पेशली ये लोअर स्किल है मतलब लेस एक्सपीरियंस वाले हैं उनको, ठीक है ना? अगर वो एसटीजी के थ्रू जाएंगे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के थ्रू तो उनको भी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना? फ्रेशर डॉक्टर याद रखना। उसके बाद में इनेबल करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग द करेक्ट डायग्नोसिस बिकॉज द ट्रीटमेंट ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर देम इन द फॉर्म ऑफ एसटीजी। इसमें क्या कहा गया है, इनेबल करना है हेल्थ केयर और क्या करने का, देखो भाई यहाँ पे गलत इलाज अगर होने के चांसेस है तो वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना? इनेबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू कंसंट्रेट अपने कामों में ध्यान देना, ठीक है ना? उसको क्या करता है सबको, क्योंकि लिस्ट के थ्रू जाएंगे तो गलती होने के चांसेस कम है। मेकिंग करेक्ट डायग्नोसिस सही अच्छे से अच्छा इलाज होगा बिकॉज क्यों ट्रीटमेंट ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर देम इन द, क्योंकि ऑलरेडी वो इसमें चार्ट में लिखा गया ना, ये लिस्ट में लिखा गया कि आपको यही मेडिसिन देनी है, इसके थ्रू ही जाना है। तो इस तरीके से क्या होगा, इनेबल कर दिया हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू कॉन्सेंट्रेट, उसको अपनी कामों में वो और अच्छे से करेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं और वो क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे प्रोवाइड ए बेसिक फॉर द इवेल्युएशन क्वालिटी फॉर केयर प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एसटीजी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल करके क्या पता चलेगा, ये इवेल्युएशन होगा क्वालिटी, मतलब आपने एक डायरी लिया, एक आपने ये नोट लिया और इसको लेकर के पहुंच गए हॉस्पिटल में गए और देखने लगे, वहाँ पे चेक करने लगे कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो फार्मासिस्ट है और भी मेडिकल स्टाफ है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दे रहे, ठीक है ना? तो प्रोवाइड करता है बेसिक नॉलेज, ठीक है ना? बेसिक क्यों, क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी डॉक्टर्स है, ठीक है ना? तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद में प्रोवाइड ए सिस्टम फॉर कॉस्ट कंट्रोलिंग, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो,
महंगी दवाओं से आप बच सकते हो, कॉस्ट पे कंट्रोल पा सकते हो, क्योंकि लिस्ट में लिखा गया ये मेडिसिन लेनी है, इतने ही है, इसके चार्जेस जो भी रहते हैं उसके अंदर रहता है, बताया जाता है। तो लमसम करके उतना ही, ठीक है। कैन बी ए व्हीकल फॉर इंटीग्रेटिंग स्पेशल प्रोग्राम। अब देखो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैन बी ए व्हीकल, व्हीकल मीन्स होता है मूव करने वाली, मतलब गाड़ी को बोलते हैं ज़्यादातर व्हीकल। तो ये मूव करेंगे फॉर द इंटीग्रेटिंग स्पेशल प्रोग्राम। इसके थ्रू आप जाओगे तो कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करके सीखना है। जैसे डायरिया डिजीज कंट्रोल, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, मलेरिया, इन सब में कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उसमें भी मूव कर मतलब देखना है, समझना है। और इस तरीके से क्या होगा, एड अ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज यूजिंग ए सिंगल सेट ऑफ गाइडलाइन। तो जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रहते हैं, छोटे छोटे गांव साइड में रहते हैं, तो उन सब पे ठीक है ना प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उसको चलाएंगे तो क्या होगा, उससे पब्लिक की जागरूकता बढ़ती है थोड़ा, ठीक है ना, इसको देख के जाओ। देन नेक्स्ट पॉइंट, और वो क्या कहा गया है, देखो, हेल्प टू मैनेज ड्रग सप्लाई सिस्टम। अब क्या होगा, ये लिस्ट में जो ड्रग कमी है वही आपको यहाँ पे ला करके देना है, तो क्या होगा, ड्रग सप्लाई में भी उसको भी मैनेज करना आसान हो गया, ठीक है ना। एक्स्ट्रा दवाएं नहीं सप्लाई होंगी, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। जो इसेंशियल है, जो यूज वाली है, उन्हीं को पहुंचाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा, नो एक्स्ट्रा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। उसके बाद में हम बात करेंगे, अब सीधे डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। तो इनएक्यूरेट, क्या इसका भाई देखो क्या नुकसान होने वाला है अगर हम एसटीजी ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं। इनएक्यूरेट एंड इनकम्प्लीट गाइडलाइन विल प्रोवाइड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अगर मान लो गलती से किसी ने गलती कर दी और ये लिस्ट के अंदर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मेंशन हो गया, किसी के द्वारा भी किसी ने कर दिया, तो अब इसको जो जो फॉलो करेंगे वो सब के सब उसमें भटक जाएंगे, सब के सब गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना होता है। इस्टेब्लिश करना, अच्छा इसके अलावा सेकंड पॉइंट में क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश करो, डेवलप करो एंड इम्प्लीमेंट करो ऑफ स्ट्रेटजी एज वेरी डिफिकल्ट। भाई देखो, ये एक लिस्ट बनाना, जैसे कि पहली बात की गई कि यहाँ पे गलती हो गई, तो ये लिस्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत क्या है, बहुत हार्ड है। इस्टेब्लिश करो, डेवलप करो एंड इम्प्लीमेंट करो, उसके अंदर पर चेंजिंग करो, जो भी है, तो वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एंड डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और डेली इसको मतलब रेगुलरली इसको चेकअप करना पड़ता है। अपडेटिंग ऑफ स्टेज इज एसेंशियल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब उसको अपडेट करो, ठीक है ना, हर साल हर मतलब जो भी रहेगा उसका उसके हिसाब से अपडेट करने की, कौन सी मेडिसिन है, कौन सा गाइडलाइन है, कौन सा डिजीज़ आया है, नया डिजीज़ है, नई मेडिसिन है, तो उन सब के बारे में, ठीक है ना। तो अपडेटिंग टाइम टू टाइम ये वेरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या कहा गया है, the extent of information to be pondered in each medical condition is often a difficult decision। क्या बात बताई जा रही है भाई, इसमें देखो हर बीमारी के लिए अगर इसको हमें समझना है तो इसका मीनिंग ये होगा कि कोई भी बीमारी है, बीमारी के इलाज के लिए कितनी डिटेल में दी जाए, मतलब देख रहे हो, एक्सटेंड इंफॉर्मेशन टू बी पॉन्डेड इन ईच मेडिकल कंडीशन इज ए डिफिकल्ट। भाई कितना मुझे उसके बारे में ऐड करना है, ऐसा नहीं कुछ ऐड कर रहे हैं तो कोई पॉइंट छूट जा रहा है, कोई पॉइंट मिसिंग हो जा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। एक्सटेंड करना इंफॉर्मेशन को, उसके अंदर इंफॉर्मेशन कितना ऐड करना है, अब ये समझ लो इट इज़ ए डिफिकल्ट डिसीजन है, ठीक है ना। ये इतना पॉइंट आप याद समझ सकते हो, यहाँ से आसान वाला पॉइंट है। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट है, क्या कहा गया है, फिफ्थ पॉइंट, एसटीजे मैनुअल शुड बी कंसाइज एंड स्मॉल इनफ टू कैरी इट। अच्छा ये जो लिस्ट है, लिस्ट आपको ट्राई करना छोटे से छोटा बनाना है, ठीक है ना। छोटा रहेगा तो आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो। इसलिए जो मैनुअल है, मैनुअल मीन्स की रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड है, जो ये टेबल है, जो भी आपने अभी समझा, तो वो क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए, ताकि उसको स्मॉल इनफ रहेगा और कैरी करने में, एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाने में फ़ायदा करने वाला है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब जैसा कि मैं पेपर के बारे में बात कर रहा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों अभी मेरे पास में ये कर्नाटका बोर्ड का पेपर है, और कर्नाटका बोर्ड के पेपर में, कर्नाटका बोर्ड के पेपर ये जनवरी 2025
यही है जनवरी 2025 इसी साल का है। अभी पिछले महीने या उससे पिछले महीने अभी मार्च चल रहा है और ये जनवरी का है, ठीक है ना? मार्च चल रहा है बट ये जैन का पेपर है। तो 2 महीने हुए हैं और उसमें ये पूछा गया था, देखो राइट द एडवांटेजेस ऑफ एसटीजीज टू वेरियस हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो ये आपको करके जाना है, ठीक है ना? यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया तो इसको आप करके जाओ और पढ़ के जाओ। इसमें और भी कई लेक्चर है तो वो अभी आप देख करके जाना। अब एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि क्या इसमें हम लोगों ने पढ़े। तो इसका डेफिनेशन पढ़े हैं। डेफिनेशन में हमको ये एक सिस्टेमेटिकली था, एक सिस्टम था और ये एक स्टेटमेंट था, ठीक है ना? ये नोट्स था। उसके अलावा इसमें क्या करना था, जो हेल्प कर रहा था डॉक्टर्स को, ठीक है ना? डॉक्टर्स को हेल्प कर रहा था किसके लिए, डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। और उसके बाद में इसमें इसको किस नाम से जानते हो सकता है 1 मार्क में ये आपको कंफ्यूज करे और नेम चेंज करके आ जाए तो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना? इसके बाद में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट शेड्यूल क्या होता है, ये हम लोगों ने मतलब इसको भी बोलते हैं थेरेप्यूटिक गाइडलाइन भी बोलते हैं। उसके बाद में एडवांटेजेस हमने देखा और एडवांटेजेस में ये स्टैंडर्ड सबको प्रोवाइड करता है और मोस्ट इफेक्टिव हो जाता है ये क्वालिटी के उसमें देखेंगे तो पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनकरेज करेगा प्रैक्टिशनर को फॉर हाई क्वालिटी केयर के लिए। इसके अलावा ये हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एसेंशियल मेडिसिन, मतलब उसको देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमको यहाँ से पता चल जाता है। और इसके जो लो लेवल स्किल है, कम जानकारी है नए नए, तो उनको भी पता चल जाता है, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है ना? इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए क्या करना है, ये ट्रीटमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एसटीजी, ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं, इसके हमने डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा और ये भी बहुत इजी था। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा आज का लेक्चर एंड। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके जाया करें आप लोग। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाएं और शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड सर्कल में, सबको शेयर कर दें। इसका नोट्स मैं अभी फ़िलहाल ये फ्री में मिल रहा है आपको, ये अभी फ्री में मिल रहा है और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। या तो आप टेलीग्राम चैनल ये लिंक में मिलेगा आपको, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, लिंक को आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको फ्री में सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। या फिर आप हमारे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो 8756534094। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तब भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिना बिला झिझक आप मैसेज कर सकते हो। आप अपना नेम बताएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ नोट्स, मतलब मैं शेयर कर दूंगा, खुद से मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।